हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी आवर एनवायरनमेंट का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन और बायोमैग्नीफिकेशन। इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोमैग्नीफिकेशन। तो बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है कि बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे कि डीडीटी हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए या कोई भी हार्मफुल केमिकल्स, ये हार्मफुल केमिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक फूड चेन में जैसे जैसे हम नेक्स्ट ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स में बढ़ेंगे उसमें इंक्रीज होते जाएगा, और इसे ही कहा जाता है बायोमैग्नीफिकेशन। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्नीफिकेशन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है ग्रास, अगर उसमें कोई पेस्टिसाइड डाला गया है, कोई केमिकल डाला गया है, तो वो उसके अंदर उसका अमाउंट रहेगा प्लांट के अंदर। अब अगर इस ग्रास को कोई ग्रास होपर खाता है तो जो ये हार्मफुल केमिकल्स है उसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, ग्रास हॉपर में और इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है तो फ्रॉग के अंदर उस हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स में पहुँचेंगे तो उनमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स का अमाउंट होगा। तो जो सबसे टॉप पे रहेंगे एक ट्रॉफिक लेवल में, जो सबसे टॉप पे कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो हार्मफुल केमिकल्स लाइक insecticides and pesticides which are used to protect crops from insects and pests are absorbed by plant and enter the food chain। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, उनको इंसेक्ट्स से, पेस्ट से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लांट उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और जब प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो इस तरीके से वो केमिकल्स एक फूड चेन में एंटर कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही फूड चेन का सबसे पहला पार्ट है जो कि प्रोड्यूसर है। तो these chemicals are non-biodegradable. They get accumulated at every trophic level and their concentration increases। ये जो केमिकल्स हैं जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये जो हर एक ट्रॉपिक लेवल है उसमें ये पहुंचते रहते हैं, और इनका कॉन्सेंट्रेशन भी हर एक ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, सब ट्रॉपिक लेवल में सबसे टॉप पे आते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं। तो इसीलिए जो हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो ह्यूमन बींग के बॉडी में सबसे मैक्सिमम पाया जाएगा। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग सबसे टॉप में है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सबसे टॉप में आता है ट्रॉपिक लेवल में, तो उनके अंदर जो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे मैक्सिमम पाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही एग्जाम्पल बताया था कि अगर ग्रास है, ग्रास में कोई केमिकल ग्रास ने एब्जॉर्व कर लिया है, तो ग्रास हॉपर अगर उसे खाता है ग्रास को, तो इसके अंदर उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ग्रास के मुकाबले। फिर अगर फ्रॉग इसे कंज्यूम करता है तो फ्रॉग में उसका कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा होगा, स्नेक में फ्रॉग से ज़्यादा होगा, और ईगल में जो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में मान लीजिए कि कोई बहुत ही हार्मफुल केमिकल वाटर के अंदर फेंका गया है, तो जो जू प्लैंकटॉन्स हैं अगर उस वाटर को एब्जॉर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जू प्लैंकटॉन्स के अंदर वो केमिकल एब्जॉर्ब हो जाएगा, उनके अंदर चला जाएगा। जू प्लैंकटॉन को अगर स्मॉल फिश खाते हैं तो उनके अंदर और ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर लार्ज फिश अगर स्मॉल फिश को खाती है तो इनके अंदर केमिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एट लास्ट अगर यहाँ पे कोई बर्ड, जो फिश ईटिंग बर्ड है, वो अगर लार्ज फिश को कंज्यूम करती है तो इस बर्ड के अंदर केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो हार्मफुल केमिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है सबसे टॉप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ट्रॉपिक लेवल में, उन्हीं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसे ही कहेंगे बायोमैग्नीफिकेशन। तो ये तो बायोमैग्नीफिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये ओजोन लेयर।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजोन लेयर होता क्या है। तो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के चारों तरफ है, और ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सनलाइट का रेडिएशन होता है उससे अर्थ पे आने से रोकता है, और इस तरीके से बहुत जो लिविंग बींग्स है उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आएगा तो इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट जो कि एक आई की बीमारी है वो हो सकता है, प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो लिविंग बींग्स हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि लिविंग बींग्स को बचा रहा है यूवी रेज से। अब हम देखेंगे कि ओजोन लेयर, एक चीज़ और याद रखना है कि जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होते हैं उनके स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है ओजोन। तो ये तो याद रखना है आपको। अब हम देखेंगे कि जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और यहाँ पे ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। तो देखते हैं हम फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है ओजोन मॉलिक्यूल का। ओजोन मॉलिक्यूल को बनाने में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है एक्चुअल में वही इसको फॉर्म करते हैं, इसको बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है, O2 मॉलिक्यूल्स को फ्री ऑक्सीजन एटम में ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है O2। अब ये O2 पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट होगा तो ये यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन के एटम्स बन गए। अब यहाँ पे क्या है, जो फ्री ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये कंबाइन होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन के एटम्स भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्री ऑक्सीजन एटम्स हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के ओजोन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ऑक्सीजन का एटम है जो कि फ्री फॉर्म में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और ये दोनों कंबाइन होकर के ओजोन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के डिप्लीशन होना मतलब क्या हो, इसे समझते हैं हम। द थिनिंग और डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। जो थिनिंग मतलब कि जो ओजोन लेयर है उसका पतला होना या उसकी थिकनेस कम होना, उसे ही कहा जाएगा ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन का डेफिनेशन अगर आपको 2 लाइन में लिखना है तो आप यही लिख सकते हैं कि जो ओजोन लेयर का थिकनेस है वो कम होना या उसका पतला होना, इसे कहा जाएगा ओजोन डिप्लीशन। अब हम देखेंगे कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है उसके कॉजेज क्या क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कि डायरेक्ट आपको यही पूछा जाएगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन और ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो यहाँ पे हम मैं ये आपको कॉजेज बताऊंगी। सबसे पहला कॉज क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CFC। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये मेन कॉज हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के। ये क्या होते हैं, बहुत सारे चीज़ें आजकल यूज़ की जाती है, जैसे कि स्प्रे एरोसोल्स या रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशंस, इनमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब इनसे रिलीज होता है तो यही ओजोन के लेयर के डिप्लीशन का रीज़न बनते हैं। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के आर ब्रेक डाउन बाय यूवी रेज इन एटमॉस्फेयर एंड रिलीज क्लोरीन एटम्स। क्या होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये क्या करते हैं आर ब्रोकन डाउन, मतलब ये यूवी रेज की मदद से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ब्रेक डाउन होने के बाद एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि क्लोरीन के एटम्स रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन के एटम्स यहाँ से रिलीज हो गए यूवी रेज की वजह से। तो दीज एटम्स रिएक्ट विथ ओजोन एंड डिस्ट्रॉय इट। अब ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं ये क्या करेंगे, ओजोन के संग रिएक्ट करेंगे और उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये बहुत ही मेन कॉज है ओजोन डिप्लीशन का। तो अगर हम नेक्स्ट रीज़न देखें तो नेक्स्ट रीज़न है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जैसे कि आपका NO2, NO, N2O, ये सारे भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और थर्ड रीज़न ये हो सकता है कॉज कि ओजोन लेयर इज ऑल्सो डिप्लीटेड बाय एयर पॉल्यूशन।
बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स ऐसे जो प्रेजेंट हैं वो भी ओजोन लेयर को पतला करने में या उसे कम करने में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कॉजेज़ देख लिए कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो किस किस वजह से हो रहा है। तो आप आराम से ये 3 पॉइंट्स एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं अगर ओजोन जो लेयर है उसका डिप्लीशन अगर हो रहा है रेगुलर, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे इफ़ेक्ट देखते हैं कि ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ह्यूमन विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू यूवी रेज एंड दिस कॉजेज मैनी हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमन लाइक स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, वीक इम्यून सिस्टम। तो जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्टली हम लोग यूवी रेज के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब डायरेक्टली हम यूवी रेज के कांटेक्ट में आएंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारे साथ हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, या वीक इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा ह्यूमन के अंदर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग में हो सकते हैं। दूसरा, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स भी इसकी वजह से इसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं एनिमल्स पे। जैसे कि यूवी रेस की वजह से क्या होगा, स्किन और आई कैंसर एनिमल्स में भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि यूवी रेज ऑल्सो इफेक्ट द प्लांट्स एंड may लीड टू मिनिमल ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूवी रेज क्या करता है कि प्लांट्स को भी इफेक्ट करेगा। प्लांट्स में क्या इफेक्ट होगा यूवी रेज की वजह से कि प्लांट्स का ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा, इसमें फ्लावरिंग काफ़ी कम होने लगेगा, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट भी इफेक्ट होगा इसकी वजह से। तो यूवी रेज सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही नहीं, एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ ये एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करता है। ये भी देख लेते हैं कैसे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लैंकटॉन्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे यूवी रेज की वजह से। जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो कि एक्वाटिक फूड चेन में काफ़ी उनका एक मेन रोल है, तो ये इफेक्ट होंगे यूवी रेज की वजह से। और जब प्लैंकटॉन्स इफेक्ट होंगे तो जो एक्वाटिक फूड चेन है ये भी अपने आप इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है ओजोन डिप्लीशन का। एग्जाम में आपको काफ़ी बार इफ़ेक्ट्स पूछा जाता है, कॉजेज़ पूछा जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के संग मिलेंगे।